नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में मैं अपने ही साथ एक ऐसी अनयूजुअल सी वियर्ड सी भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ जिसे मैंने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आज से पहले कवर नहीं किया हूँ, किसी के साथ डिस्कस भी नहीं किया हूँ। इनफैक्ट ये एक ऐसी घटना है जो सिर्फ मुझे और मेरी वाइफ को पता है। तो ये जो घटना है मेरे साथ सन 2024 में घटी थी और मैंने इसके बारे में किसी को क्यों नहीं बताया, इसके पीछे कारण है जो कहानी के अंत होते होते तक आपको समझ में आ जाएगा, मैं क्लियरली बताऊँगा भी। तो बात ये थी भाई, 2024 के टाइम पे जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि मैं एक फ़िल्म कर रहा था। उस फ़िल्म को कंप्लीट करने में कोई ख़ास टाइम नहीं लगा था, जितना डेडिकेटेड टाइम दिया गया था हमको डायरेक्टर प्रोड्यूसर के द्वारा, उससे पहले ही उसकी शूटिंग कंप्लीट हो गई थी। तो मैंने तो उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर को अपने उतने दिन ब्लॉक करके दिया हुआ था। तो चलो जब शूटिंग कंप्लीट हो गई तो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर का कहना ये हुआ कि तुम भाई बहुत टाइम से फ़िल्म मेकिंग में जुड़े हुए हो, एक्टिंग भी काफ़ी टाइम से कर रहे हो, तो तुम्हें नॉलेज होगी। वो लोग अपनी पहली दूसरी ही फ़िल्म कर रहे थे, तो उनका ये कहना हुआ कि भाई आपके नॉलेज के चक्कर में हम ये चाहते हैं कि आप फ़िल्म की एडिटिंग में बैठो, आप एडिटिंग को देखो, कैसा लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रही है तो इनपुट दो अपने। मैंने बोला ठीक है चलो एडिटिंग में बैठ जाएंगे। वैसे ही मैंने जितने दिन डिसाइड किया था उससे पहले ही शूटिंग कंप्लीट हो गई है, तो कमिटमेंट के हिसाब से मैं आपके साथ एडिटिंग में बैठ सकता हूँ। तो ठीक है भाई, मैंने बैठना शुरू किया। होता ये था कि एडिटर जो होता था उसके पास ना एक दिन में दो दो तीन तीन फिल्म एडिटिंग का काम होता था। तो कई बार वो अपना टाइम पे काम कंप्लीट कर ले रहा है हमारी फिल्म का, तो कई बार उसको करने में लेट हो जा रहा है। तो मुझे तो नॉलेज है एडिटिंग की, आप लोग खुद समझ रहे इतने टाइम से मैं कर ही रहा हूँ। तो कभी कभी क्या होता था कि कुछ चीज़ मुझे गड़बड़ लगी ना, तो मैं ही करने लगता था। वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो गया तो थोड़ा सा कट मैंने डाल दिया, थोड़ी सी बैकग्राउंड म्यूज़िक मैंने डाल दिया। तो ऐसा ऐसा मैं काम संभाल रहा था। एक दिन की बात है, वो जो एडिटर है मुझसे कहता है कि भाई अगर आप बुरा ना मानो तो मेरे पास बर्डन काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है और काफ़ी दिनों से मेरे पास काम भी नहीं था, तो मैं उन काम के लिए, मतलब वो जो दूसरे काम है उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे साथ रात के टाइम एडिटिंग में बैठ सकते हो क्या? मैंने बोला रात के टाइम तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा, मतलब मैं कैसे बैठूंगा। लेकिन फिर भी उसने बहुत रिक्वेस्ट किया, हमारी बॉन्डिंग भी अच्छी हो चुकी थी, हम काफ़ी दिनों से साथ में एडिटिंग में बैठ रहे थे और वो देख रहा था कि मुझे एक्चुअल में बहुत अच्छी नॉलेज है चीज़ों की। तो उसने मुझसे ये कहा, मैंने बोला ठीक है चलो 3-4 दिन की बात है, मैं रात में आपके साथ एडिटिंग में बैठूंगा। रात में इनफैक्ट मतलब इन द सेंस ये हुआ कि 1-2 बजे मैं छुट्टी लेके अपने होटल में स्टे कर सकता हूँ। तो मैंने ये करना शुरू किया, उसके साथ बैठना शुरू किया। तो कभी कभी क्या होता था कि वो मेरे साथ काम कर रहा है और नीचे वो स्मोक करने के लिए चले जाया करता था। अब जो एडिटिंग स्टूडियो है वो बहुत बड़ा हुआ करता था और वहाँ पर कोई भी स्मोकिंग जोन नहीं था, तो नीचे स्मोक करने चले जाया करता था और मैं चीज़ों को देख रहा होता था कि अभी तक क्या हिसाब किताब चल रहा है एडिटिंग का, सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कभी कभी जैसे मैंने आपको बोला, मैं अपने इनपुट देकर खुद ही कुछ कुछ चीज़ों की ट्रिमिंग करने लगता था, कटिंग करने लगता था। तो एक रात वो ऐसे ही स्मोक करने के लिए गया। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। मैं ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ वहाँ पे कंप्यूटर में बैठ के। स्टूडियो पूरा खाली है, एक कमरे में हमारी एडिटिंग का काम चल रहा है। अचानक से मैं बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, ठीक है, एडिटिंग में। मुझे अपने कमरे के बाहर की तरफ से किसी के पैर घसीट घसीट कर चलने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़ा स्टूडियो है, अलग अलग कमरे में अलग अलग फिल्म्स का काम होता है, तो कहीं और ज़्यादा लाउड साउंड में किसी की एडिटिंग चल रही होगी। मैंने इग्नोर किया, लेकिन वो पैर घसीटने की आवाज़ पहले थोड़ा दूर से मुझे सुनाई दे रही थी कमरे के अंदर, लेकिन अब बहुत नज़दीक से सुनाई देने लगी। उसी पल मुझे एक और वियर्ड चीज़ दिमाग में क्लिक करी कि जिस कमरे में हम एडिटिंग का काम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से साउंड प्रूफ है, तो मुझे एक आवाज़ इतनी नज़दीक से कैसे सुनाई दे सकती है। मैंने सोचा कि वो आ गया है क्या, एडिटर आ गया है क्या, और आ गया है तो ऐसा पैर घसीट घसीट कर क्यों चल रहा है और अंदर क्यों नहीं आ रहा है कमरे के अंदर। दरवाज़ा बंद था। मैंने एडिटिंग को पॉज किया, रोका और दरवाज़ा खोल के जैसे ही बाहर तरफ गया, बाहर कोई भी नहीं था। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा, कॉरिडोर लंबा है, काफ़ी बड़ा स्टूडियो है, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हल्की हल्की आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही है। अगले ही पल मेरे दिमाग में क्लिक किया कि वो जो लंगड़ाने की या पैर घसीट कर चलने की जो आवाज़ थी वो अब भी एकदम पास से आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ वो दूर से क्यों आने लगी। अब मेरे अंदर ये सारी चीज़ों की क्यूरियोसिटी है ही कि कुछ चीज़ वियर्ड है, ऑकवर्ड है, तो वो क्यों है, मैं ये जानना चाहता हूँ, तभी तो इस फील्ड में हूँ भाई। तो मैं वो आवाज़ के चक्कर में सुनने के लिए मैं अलग अलग कमरों को नॉक करके खोल के देख रहा हूँ, कोई नहीं था। उस स्टूडियो में तकरीबन 12 या 15 कमरे रहे होंगे, हमारा वाला मिला के, जहाँ पर हमारी एडिटिंग चल रही थी। हर कमरे को मैंने देख डाला,
कहीं पर भी कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज़ थी। मैंने सोचा हो सकता है जहाँ पर वाटर कूलर लगा हुआ है, मतलब कॉरिडोर के बिल्कुल एंड साइड में एक टर्न है, वहाँ पर कोई चल रहा हो, वहाँ पर कोई कुछ ऐसा कर रहा हो। मैं सोचा इतनी रात गए, जनरली यहाँ पर कोई ऐसा होता नहीं है, स्टूडियो बंद करने वाली नौबत होती है और मैं और हमारा एडिटर ही है। वो पता नहीं आज कितनी नीचे फूक रहा होगा, मुझे मालूम नहीं वो अब तक ऊपर क्यों नहीं आया। मैं यही देखने के लिए वो कॉरिडोर के एंड की तरफ, जो एग्ज़िट गेट है जहाँ पर वाटर कूलर लगा हुआ है एक टर्न में, उस तरफ बढ़ चला। और जैसे ही मैं उस पॉइंट तक पहुँचा हूँ, टर्न वाले पॉइंट तक, मैंने देखा कि वाटर कूलर के पास एक औरत खड़ी हुई है। वो औरत बिल्कुल जैसे कि बैगर लोग, भिखारी लोग कपड़े पहनते हैं, सेम टू सेम वैसे कपड़े पहनी हुई है। उसके हाथ में एक लाठी है और उसका पैर, एक पैर कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है कि वो पूरी तरीके से टूटा हुआ है, वो सीधे नहीं चल सकती। एक पैर में प्रॉपरली वो खड़ी हुई है और वो दिखने में काफ़ी बूढ़ी और काफ़ी लाचार दिखाई दे रही है। मेरे मन में तुरंत ये क्वेश्चन आया कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये एक प्रॉपर फिल्म एडिटिंग या फिल्म रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, यहाँ पर ऐसी कोई पर्सन अंदर नहीं आ सकती थी। ऐसी बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन नहीं आ सकती थी। नीचे वॉचमैन होता है, वो प्रॉपर एंट्री करता है कि कौन से ऑफिस में जाना है, क्यों जाना है, और वो देखता है कि एक्चुअल ये फिल्म रिलेटेड बंदा होगा कि नहीं, तभी वो वॉचमैन किसी को भी ऊपर तक आने देता है। मैं डर गया कि ये कैसे आ सकती है। वो मेरी तरफ पीठ करके खड़ी हुई थी, मैं उसका चेहरा अभी भी नहीं देख पाया था। कुछ सेकंड तक मैं खड़ा रहा, लेकिन मेरे अंदर की गट फीलिंग ने ये बोली कि यहाँ पर खड़े रहना सही नहीं है, तुझे क्या करना है, कोई भी हो, चल तू अपने कमरे में जा। पता नहीं ऐसी अंदर से एक गट फीलिंग आई, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि जो कुछ भी है ये, या फिर ये औरत जो कोई भी है, वो ठीक नहीं है, इससे दूर हट जा। मैं जल्दी जल्दी अंदर आ गया, बैठ गया। जस्ट 2 या 3 मिनट बाद वो एडिटर फ्रेंड भी कमरे में आता है। मैंने उससे तुरंत सवाल किया कि भाई कौन थी वो औरत जो वाटर कूलर के पास, एग्ज़िट गेट के पास खड़ी हुई थी। ये बोलता है कौन औरत? उसने देखा ही नहीं। 2 मिनट बाद वो आया है, लिटरली उसने देखा ही नहीं। मैंने उसको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। बोलता है ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता भाई, आप अपनी भूतिया चीज़ें यहाँ पर डाल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। वॉचमैन ज़िंदगी में कभी किसी को ऐसे को ऊपर आने ही नहीं देगा जब तक वॉचमैन खुद ना कंफर्म हो जाए कि ये फिल्म वाला बंदा है या फिर औरत है या नहीं। तो मैंने बोला ये बड़ी वियर्ड चीज़ थी। एक बार भाई चलो ना, इतनी देर आपने टाइम पास किए, वाटर कूलर की तरफ देख कर आते हैं। उसने मेरी बात माना। अंदर से उसको लग रहा था कि मैं फेंक रहा हूँ या डराने की कोशिश कर रहा हूँ या भूतिया चीज़ यहाँ पर भी गुथने की कोशिश कर रहा हूँ, अपना एक अगले एपिसोड की तैयारी कर रहा हूँ। फिर भी वो मेरे साथ आया, मन में मुस्कुराते हुए, जैसा भी हो। वाटर कूलर तक वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे इंस्टिंक्ट ही आया कि यहाँ पर इंस्टेंटली कोई था, लेकिन अब नहीं है। एक वो होता है ना, आप किसी चीज़ में बहुत समय से जुड़े रहो तो आपको अंदर से वो आवाज़ आने लगती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। मुझे उस समय वहाँ की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हैवी फील हुई और ऐसा फील हुआ कि यहाँ पर कोई नहीं है, फिर भी कोई है, जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो हमें देख पा रहा है। मैंने बोला भाई चलो अंदर, और अगर आप बुरा ना मानो तो आज मैं जाता हूँ, कल मिलते हैं। उसने मुझे रोकने की कोशिश किया, लेकिन मैं नहीं रुका और उस दिन मैं वहाँ से निकल गया। मैं सोचते रहा कि क्या था क्या नहीं। मैं अपने होटल रूम में आकर रुक गया और फिर मुझे उस रात प्रॉपरली नींद आई नहीं। अगला दिन निकला, मैं थोड़ा घूमने फिरने में इन्वॉल्व हो गया। उस समय ज़्यादा व्लॉगिंग मैं कर भी नहीं रहा था। फिर रात का वक्त आया, फिर रात में हम लोग बैठे हैं, फिर सेम चीज़ रिपीट हुई। उसने अपना खाना खाया, डिनर खाया, डब्बा लेकर आता था। डिनर खाने के बाद उसने बोला मैं स्मोक करके आता हूँ। मैंने बोला ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ। मुझे फिर से आज वही पैर घसीटने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन आज और भी ज़्यादा नज़दीक से। मतलब अब ऐसा लग रहा था कि एकदम दरवाजे से सट कर ही कोई अपना बार बार पैर घसीट घसीट के थोड़ा आगे जाता है, फिर इधर आता है। अब मैंने ज़्यादा एक्टिविटी नहीं की अंदर वाले कमरे में, ज़्यादा हिला डुला नहीं, और तुरंत दरवाज़ा खोला। तुरंत ही मुझे वो औरत वाटर कूलर की तरफ जाती हुई दिखाई दी, मतलब जो एग्ज़िट गेट है उसकी तरफ। अब मैं जानना चाह रहा था कि ये कौन है। मैं थोड़ा आगे बढ़ गया और मैंने जैसे ही बोला कि एक्सक्यूज़ मी, मेरा एक्सक्यूज़ मी बोलना हुआ ही है कि वो औरत पैर घसीटते घसीटते रुक गई और मेरी तरफ पलट कर देखी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी थी, लाचार दिखाई दे रही थी। चेहरे में ऐसा कुछ डरावना नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कुछ मांग रही है। मुझे ऐसा लगा कि वो आकर पैसे मांगेगी। ऐसा लगा कि वो कोई घुसपैठिया टाइप की है जो यहाँ पर घुस जा रही है। उसने कुछ बोली नहीं, सिर्फ मुझे देखी और मैं पूछता भी रह गया कौन हो आप, क्या चाहिए, लेकिन उसने मुझसे कुछ कही नहीं। फिर भी उसके जो आंसू थे मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे। जब उसने कुछ कही नहीं ना 4-5 बार पूछने के बाद भी, तो फिर से मुझे लगा कि छोड़ो यार, अभी मुझे यहाँ से नीचे जाना चाहिए अपने उस एडिटर फ्रेंड के पास
उसे बोलना चाहिए कि भाई यहाँ पर कोई आ रहा है, वॉचमैन को भी बोलना चाहिए। मैं गया, वॉचमैन को भी बोला, वॉचमैन बोला ये पॉसिबल ही नहीं है, असंभव है, यहाँ की एंट्री का कोई और रास्ता है ही नहीं, यही एक रास्ता है और मैं तो प्रॉपरली यहाँ पर बैठा हुआ हूँ यार, और एडिटर भी जो आपके साथ काम कर रहा है वो यहीं पे खड़े होकर सिगरेट फूंक रहा है, तो आपको कैसे कोई ऊपर दिखाई दिया। खैर फिर हम लोग ऊपर आ गए, थोड़ी देर काम किया, मेरा काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, और फिर मैं अपने होटल रूम में चले गया, मैं सोया और मुझे एक बड़ा वियर्ड सा सपना दिखाई दिया। सपने में मुझे एक ब्लैक शेडो दिखाई दी, मुझे मालूम था ये मैं सपना देख रहा हूँ, ठीक है, कई बार ऐसे फीलिंग आ जाती है और कई बार ऐसा लगता है कि बहुत रियल में हो रहा है, सपना नहीं है। तो मुझे ये समझ में आ गया था कि मैं ये सपना देख रहा हूँ, मैं अपने आप को भी सेंस कर पा रहा था और मैं अपने आप को सपने में भी देख पा रहा था। वो एक स्लिप पैरालिसिस था भी और नहीं भी। ये एक ऐसी फीलिंग थी कि मेरी जो आत्मा है, मेरी जो सोल है, वो एस्ट्रल ट्रैवल कर रही है, मतलब आप समझ रहे हैं, मेरे शरीर से निकल कर कहीं गई हुई है और इसके बारे में मुझे जानकारी है। मुझे एक ब्लैक शेडो दिखाई दी, वो शेडो रो रही थी और सिर्फ एक ही चीज़ बोल रही थी, मदद मदद मदद। मैं घबरा कर उठ गया, मैं पसीना पसीना था, एसी फुल में एकदम टर्बो में चल रहा था, मुझे इतना पसीना था कि मैं घबरा गया, अपने पसीने को देखकर घबरा गया। वो सपना वपना तो गया मेरा तेल लेने के लिए। मैंने बोला ये बहुत वियर्ड चीज़ हो गई। मैंने लाइफ में बहुत भूतिया चीज़ें एक्सपीरियंस की हूँ, भूतों को सुना हूँ, भूतों ने मुझे टच भी किया है, लेकिन ये वो फीलिंग नहीं थी, ये कुछ बहुत ही स्कैरी है। मैंने ये बात जी अपनी वाइफ से भी नहीं किया उस समय। मैंने बोला कि अभी अगर मैं फ़ोन में बात करता हूँ वो भड़क जाएगी कि तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया है तो तुम आ क्यों नहीं रहे हो, ज़बरदस्ती एडिटिंग वगैरह में क्या लगे हो, तुम एक एक्टर हो। और मैं ठीक है यार, वो मेरे पहचान वाला पर्सन था, मैंने कमिट किया था तो मैं ज़्यादा माइंड नहीं कर रहा था, और मैं कहीं ना कहीं एडिटिंग में बैठ कर वो काम सीख रहा था, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ क्यों बताना, वो मुझे बुला लेगी, अब 1-2 दिन की बात है। लेकिन अगले ही पल मैं जागता रहा और मेरे दिमाग में ये आया कि शायद कुछ है जो मुझसे हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा है। मैंने तुरंत ही डॉट्स कनेक्ट किया और वो बुढ़िया औरत मेरी बस आंखों के सामने ऐसी आई, मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो सपने में ब्लैक शेडो देखा वो उसी बुढ़िया औरत की शेडो है, लेकिन वो ब्लैक क्यों थी, ये प्रश्न मेरे दिमाग में आया। एक चीज़ आपको एक बहुत बड़ी सीख मिल रही है मेरी इस घटना से, कि आपको सपने में कुछ भी डार्क दिखाई दे, आपको मालूम है मेरे सपने में भूत आता है, कोई आत्मा आती है और वो डार्क दिखाई दे रहा है, रो रहा है, तकलीफ़ में है, चिल्ला रहा है या आपको डराने की कोशिश कर रहा है, तो आप समझ जाना कि वो ब्लैक एनर्जी, वो ब्लैक एंटिटी है। इन शॉर्ट वो एक ईविल एनर्जी है। अगर कोई भी पॉजिटिव एनर्जी होती है और वो आपको सपने में दिखाई देती है, आप उसका पूरा रूप नहीं देखते हैं ना, तो भी आपको सपने में उससे डर नहीं लगेगा। वो सपने में आप देखेंगे ना तो आपको बहुत खुशी होगी, उसको देख के बहुत हल्कापन फील होगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं भाग जाऊँ, आपको घबराहट नहीं होगी। आप जागेंगे तो आप पसीना पसीना नहीं रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तो अच्छा हुआ। भले ही आपको मालूम है कि वो आत्मा थी, वो डार्क नहीं रहती है, वो ब्लैक नहीं रहती, वो वाइटिश रहेगी, वो एक ग्लोइंग लाइट जैसी रहेगी। तो ब्लैक थी, वो मदद भी मांग रही थी। मैंने लगा ये कुछ तो भी प्रेत आत्मा वाला झोल है। और मेरे मन में आया कि यार कोई मुझसे हेल्प मांग रहा है और मैं उसके जोन में आ ही गया हूँ, तो मुझे उसकी अब मदद करनी चाहिए। मैं मदद नहीं करूँगा तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भी नुकसान पहुँचा सकता हूँ। और मैंने डिसाइड कर लिया कि कल मैं एडिटिंग में जाऊँगा तो उस एंटिटी की देखूँगा किस पॉसिबल वे में मैं मदद कर सकता हूँ। फिर आज यही हुआ। अगली रात को मतलब खाना वाना खाए, उसने बोला मैं फूकने जा रहा हूँ, तुम भी चलो। उसने बोला अगर तुम यहीं पर रहोगे तो तुम्हारा दिमाग अब अपने आप में कहानी बना रहा है या फिर तुम खुद बना रहे हो, वो चीज़ तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी भाई। 1-2 दिन का काम बचा हुआ है, तुम इन्वॉल्व मत हो। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, आज मैं बैठूंगा। अब मैं किसी थर्ड पर्सन को क्यों बताऊं कि मैं क्या फील कर रहा हूं और मेरे मन में कौन सी ऐसी चुल काटी है कि मैं उस एंटिटी की मदद करूं। मैं ज़बरदस्ती का शायद अभी ऐसा सोचता हूं कि उस दिन मैं हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, मैं रुका रहा। मुझे आज लिम्बिंग की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। लिम्बिंग मतलब पैर घसीट के चलने या लंगड़ा कर चलने की, मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैंने सोचा आज अब तक आवाज़ क्यों नहीं आई है। मेरे उस फ्रेंड की नीचे सिगरेट भी ख़त्म हो गई होगी और वो आता ही होगा। मुझे जो सपना दिखाई दिया, फिर क्यों दिखाई दिया है? अगर वो चीज़ सचमुच में मुझसे हेल्प मांगना चाह रही है मेरे सपने में आकर, तो अब मुझे उसकी फीलिंग क्यों नहीं आई कि भाई अब तो तूने मुझे सपने में दिखा दी ना अपना रूप, तूने सपने में मुझे बता दी ना कि तुझे हेल्प की ज़रूरत है, तू आना, तू आएगी तो मैं तेरी मदद करूँगा ना। लेकिन वो आई ही नहीं। मतलब सीन गड़बड़ है भाई, उठ के अब खुद जाकर देखना होगा। या तो सचमुच में मेरा फ्रेंड सही है, मेरा दिमाग खुद में
ये भ्रम पैदा कर रहा है, खुद कहानियाँ बुन रहा है? क्या मैं स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार हो रहा हूँ, या फिर ये कुछ और है? अब मेरे मन में 4 गुना ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो गई। मुझे देखना ही था, मुझे जानना ही था, जो मुझे सपना आया है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, वो रियल है या फिर सिर्फ़ और सिर्फ मेरे दिमाग का भ्रम और एक डरावनी उपज। इस चक्कर में मैं उठा, दरवाज़ा खोला, और जैसे ही मैं वाटर कूलर की तरफ गया, उस औरत का चेहरा देखकर मेरी हवा टाइट हो गई। वो औरत दिखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी थी, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि मैं अपने आप को वहाँ पर संभाल नहीं पाया। दरवाज़ा खोला और तेज़ी से मेरा फ्रेंड मुझे पीछे से टोकता रह गया, भाई रुक तो जा, क्या हो गया, भाग क्यों रहा है? मैं नहीं सुना और मैं वहाँ से बस सर नीचे करके स्पीड में, दौड़कर नहीं, मतलब दौड़ने जैसे जो चलना होता है वैसे करके चलता गया, चलता गया, चलता गया। अब मैं चलते चलते अंधेरी इलाके में ये सब कुछ हो रहा था, अंधेरी की ऐसी गलियों में आ गया हूँ जो कि पूरी तरीके से शांत है। मैं शॉक्ड हुआ। ये गलियाँ इतनी ज़्यादा शांत नहीं होती है। कहा जाता है ना कि मुंबई कभी सोता नहीं है, और सोता नहीं है मैं, वो जो इलाका है वो तो भाई मेन हब है। वहाँ पर बहुत घूमने फिरने लोग आते हैं, चलते ही रहता है। इंडस्ट्री के काफ़ी सारे स्टूडियोज़ हैं, लोग डबिंग के लिए आ रहे, रात रात भर ये सारे काम चल रहे होते हैं। वहाँ पर आज कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, और वहाँ की जो स्ट्रीट लाइट्स भी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा डिम थी। ये जो पर्टिकुलर लेन थी जो स्टूडियोज़ वाली है, वो लगभग रही होगी 300 मीटर के आसपास की, या 400 मीटर, आधा किलोमीटर पकड़ लो यार। मैं जल्दी जल्दी के नीचे देखते देखते, मैं किसी का ध्यान नहीं देना चाह रहा हूँ, हल्की फुल्की स्ट्रीट लाइट जो थी ना, डिम थी लेकिन थी, उससे मुझे थोड़ी आगे जाने के बाद सिर नीचे ही मेरा दिखाई दिया कि एक परछाई है जो मेरे पीछे पीछे या मेरे साथ साथ चल रही है। मेरी परछाई के बाजू में किसी की परछाई बन रही है। मैंने अपना ऐसा साइड विजन करके, ऐसी आंख तिरछी करके देखा, मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे ऐसा लगा कि पीछे कोई है। मैं चलते चलते रुका और अब तुरंत पीछे पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन परछाई प्रॉपर थी। मेरा दिमाग खराब हुआ। मैं वहीं पर रुककर पलटकर बोला, अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो मुझसे किसी भी प्रकार से कम्युनिकेट करो, मुझे हिंट दो, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। अभी कुछ ही समय पहले गौरव तिवारी की सीरीज़ भी आई थी भय, उसमें मैंने देखा कि गौरव तिवारी भी ऐसे ही बोलते थे कि अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो मैं आपकी मदद करूँगा। मैं तुरंत ही अपने आप को कनेक्ट किया था। मैंने बोला मैंने भी उस रात बोला था कि मैं आपकी मदद करूँगा, आपको किस हेल्प की ज़रूरत है बताओ, क्योंकि मुझे सपना आ चुका था और आज वो चीज़ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वे में दिखाई दी थी। कुछ रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं। मैं और जल्दी जल्दी चलने लगा और अब लिटरली वो उस लेन का एंड पॉइंट आया ही था। मुझे लगा कि सब ठीक है, कि एंड पॉइंट में एक बिल्डिंग के पीछे से वही औरत मेरे सामने आती है, लेकिन डरावने चेहरे के साथ नहीं, वही चेहरे के साथ जो मैंने पहली रात देखा था। रोता हुआ चेहरा, लाचार, जिसे एक्चुअल में मदद की ज़रूरत थी। मेरे मन में लगा कि जो मैं ये देख रहा हूँ और जो मैंने सपने में देखा था, ये दोनों सेम नहीं हो सकते, क्योंकि जो अभी मेरे सामने खड़ी है उसे मदद की ज़रूरत है, और जो मुझे सपने में आई थी वो कोई हार्मफुल स्पिरिट थी, वो कोई ईविलिश एनर्जी थी। मैं रुक गया। वो औरत मेरे नज़दीक आती है। मेरी बेटी कहाँ है? मैं बस उस समय अपने आप को संभाल नहीं पाया। उसकी जब आवाज़ सुना ना, वो आवाज़ मुझे सपने वाली आवाज़ से मैच करती हुई सुनाई दी, और मेरे अंदर की आत्मा ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरा हाथ उठवा दी। भाई, अपना दिमाग जो होता है ना, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि अपने दिमाग का काम होता है कि वो अपने को प्रोटेक्ट करे। आपका दिमाग सबसे पहले आपको ना प्रोटेक्टिव जोन में लेकर जाएगा, उसके बाद फाइटिंग जोन में लेकर आएगा। तो अभी मैं प्रोटेक्टिव जोन में चले गया। मेरा दिमाग अब मुझे प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, और मैंने ना चाह कर भी किसी भी दिशा में डायरेक्ट वो कर दिया कि उस तरफ, बस यही बोला नहीं, मतलब उस तरफ ऐसा इशारा कर दिया। वो औरत एकदम तेज़ी से उस तरफ चली गई। मैंने बोला शिट, यहाँ से निकलता हूँ। मैं तेज़ी से वहाँ से निकला, ऑटो पकड़ा। ऑटो से जैसे ही मैं अपने होटल रूम में उतरा हूँ, होटल रूम के अपने मतलब होटल में उतरा हूँ, होटल से अपने रूम की तरफ जा रहा हूँ, तो जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ा, फर्स्ट फ्लोर में मेरा रूम था, और जैसे ही कॉरिडोर में मैं पहुँचा, अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, वो मेरे मुंह के सामने मेरे कमरे के अंदर झट से ऐसा झटका पड़ा। मतलब इतनी ज़ोर का वो डर था, इतनी ज़ोर का झटका था, वहीं पर मेरी आंख बंद हो गई और मैं गिरने जैसा हो गया। और बस इतनी तेज़ हार्ट बीट, इतनी ज़ोर का चक्कर आया मुझे। मैं बस जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, मुझे लिटरली हनुमान चालीसा तक उस समय मुंह में नहीं आ रही थी। दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया। जय बजरंगबली, बजरंगबली, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, बोलते बोलते बस आंख बंद करके मैं अपने कमरे में गया। लाइट वाइट सब चालू थी, दरवाज़ा बंद कर दिया था, और मैं भगवान 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 कृष्णाय वासुदेवाय जो मंत्र है वो पढ़ते हुए
वो मंत्र मेरे दिमाग में आ गया था। वो मेरा दिमाग जब प्रोटेक्टिव जोन में जाता है, कभी नींद नहीं आती और कभी मैं बहुत परेशान होता हूँ, तो अपने आप वो मंत्र मेरे मुंह से निकलता है और वो मंत्र पढ़ते पढ़ते मैं सो गया। फिर मेरी आंखें खोली, सुबह हो चुकी थी। मैंने तुरंत अपनी वाइफ को फ़ोन किया, जिया को फ़ोन किया और सारी बातें बताया। उसने मुझे बहुत चिल्लाई, बोली कि कैसे भी करके आ जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है तुम कुछ सीख रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं। मैं अपना ट्रेन पकड़ा और बैक टू अपने घर आया और फिर मैं उस चीज़ में लग गया कि वो चीज़ क्या थी, क्यों हुआ। मैंने दुनिया भर के लोगों से बातचीत करने की कोशिश किया। फिर मुझे समझ में आया, किसी के थ्रू ये पता चला कि सन 2002 की बात रही होगी। एक लेडी थी, वो एक स्ट्रगलर एक्ट्रेस की माँ थी। वो स्ट्रगलर एक्ट्रेस ऐसे ही डबिंग करने के लिए उसी लेन के किसी स्टूडियो में जाती थी रात के समय। अब भाई पता नहीं वो लड़की का जो डबिंग वाला साउंड इंजीनियर रहा होगा या जो भी पर्सन रहा होगा, उसके साथ लफड़ा हो गया। लफड़ा मतलब समझ रहे हो, उसके साथ थोड़ा लव एंगल बैठ गया और वो जो इंसान था वो था कमीना। वो अपने घर पर उसको लेकर गया होगा डबिंग के बहाने। उसके साथ क्या किया क्या नहीं, वो लड़की लिटरली गायब हो गई। वो लड़की का कुछ अता पता नहीं चला, वो कहाँ चली गई। इनफैक्ट वो जो साउंड इंजीनियर था जिसके साथ उसका लव एंगल बैठा था, लफड़ा बैठा था, जिसकी वजह से वो गायब हुई थी, वो लड़का खुद गायब हो गया। नहीं मालूम वो दोनों साथ में भाग गए कि क्या किए, दोनों का कोई खबर नहीं। वो गरीब औरत थी, वो गरीब मतलब वो जो लड़की थी उसकी माँ गरीब औरत थी। वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसका पूरी दुनिया में कोई नहीं था अपनी बेटी के अलावा, और उसने खुद को खुश कर दिया। उसके बाद से लोगों का मानना हुआ कि वो जो औरत है, वो जो बुढ़िया औरत है, वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए आज भी उन डबिंग स्टूडियोज़ के लेन में घूमती है। रात बेरात लोगों से अपनी बेटी का पता पूछती है। बता दिए तो भी ठीक, नहीं बताए तो भी ठीक। लेकिन लोगों के साथ अलग अलग चीज़ें हुई है, मेरे साथ तो ये हुई भाई, जिसे मैं कभी भूल नहीं पाता। कुछ ही समय पहले मुझे पता चला। मैं सोच रहा था कभी पता चलेगा तो डिस्कस करूँगा, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। लोगों के लाइनअप्स थे स्टोरीज़ के काफ़ी सारे, तो पहले अपना फ़र्ज़ निभा रहा था। लोग बड़े प्यार से लिख के भेजते हैं अपने साथ घटी हुई घटनाएं। मैं सोचा सुनाता हूँ, किसी और दिन अपनी वाली सुनाऊँगा। फिर आज मैंने ये बताया भाई, सचमुच में आज भी जब मैं आपको बता रहा था, मैं अपने आप को वहीं पर पा रहा था। कितने स्कैरी वो विजुअल्स थे, कितना स्कैरी वो डर था। डर मुझे भी लगता है, भूतिया घटनाएं मेरे साथ भी घटती। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, आज बहुत सारे लोगों को इसका जवाब मिल गया होगा। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस समय अगर मेरे पास मेरी वेबसाइट वाले ही ब्रेसलेट्स होते तो शायद मैं और प्रोटेक्टेड रहता। लेकिन ठीक है, आपको भी किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो हमारी वेबसाइट में उसका समाधान है। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।